हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज मैं बहुत एक महीने के ब्रेक के बाद फिर वापस लौट के आई हूँ। मैंने क्लास 9th और 10th के चार चैप्टर मैंने पूरे करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 विज्ञान का पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो बच्चों, जैसे अपन मकान देखते तो मकान, हम जो अपना मकान कमरा बनता है तो कमरा किससे बनता है? ईंट से बनता है। कई ईंटें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार जो अपना शरीर होता है बच्चों, तो शरीर अपनी कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो जीवन की जो मौलिक इकाई है वो अपनी क्या है? कोशिका। तो आज हम इस पाठ में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्य के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात ये बच्चों की, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने कैसे की थी? तो इन्होंने एक जो पेड़ की छाल ली थी, जिसे अपन कॉर्क बोलते हैं, इसकी पतली काट का इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या किया? अवलोकन किया तो इन्हें संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ता आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे छेद से बने रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में ना, इस तरीके की संरचना इन्होंने देखी। तो प्रत्येक जो संरचना थी एक छोटा सा कमरा लिए हुए रहती। तो ये जो प्रत्येक गोला है वो एक कोशिका है। तो इसे किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। कब दिया? 1665 में। बच्चों, तो ये नाम बहुत आता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में की थी। स्वनिर्मित, अपने खुद के सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ये भी आप ध्यान रखना, यही मेन बात है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। स्वनिर्मित, अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा, जिसका नाम उन्होंने कोशिका कहा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा सा कमरा। पर यह घटना तो छोटी लगती है अपन को, पर विज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो सबसे पहले जो खोज की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब अपन जानेंगे सजीव किससे बने होते हैं। तो सजीव जो बने होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। यहाँ हम प्याज का अपन प्याज की जगह जब आप स्कूल जाएं तो तब आप देखना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अपन प्याज की कोशिका देख सकते हैं। तो प्याज के छिक्कल निकालते जाओ तो प्याज के छिक्कल के अंदर की तरफ आप देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद कलर की लेयर होती है अंदर की तरफ। उसको आप एक पिलकर की सहायता से निकाल लो। उसको निकालने के बाद एक पानी वाले वॉच ग्लास में तुरंत रख दो, जिससे कि वो मुड़े नहीं और सूखे नहीं। फिर हम एक कांच की स्लाइड लेंगे, उसमें पानी की हम कुछ बूंद डालेंगे और फिर उस जो वॉच ग्लास में जो अपन ने झिल्ली निकाली है प्याज की, उसको स्लाइड पे रखेंगे। उस स्लाइड पे ऐसे रखेंगे बिल्कुल मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधी हो। फिर उसमें हम सेफ्रामाइन की 1-2 बूंद डालेंगे और फिर कवर स्लिप आती है, छोटी सी कांच की तरह होती है। उस कवर स्लिप को उस अपन कांच की स्लाइड पे रख दीजिए। जैसे ये अपनी कांच की स्लाइड है, ये अपनी प्याज की झिल्ली, और इसी के बराबर एक कवर स्लिप होती है। उसको अपन इस तरीके से रखते हैं कि उसमें जो हवा है, हवा के बुलबुले उसमें ना प्रवेश कर पाएँ। फिर अपन उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अपन देखते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अपन को इस तरीके की हमको क्या संरचना दिखती है। तो आपको दिख रहा है प्याज की झिल्ली में प्रत्येक जो कोशिका दिख रही है, प्रत्येक कोशिका के अंदर हमको एक केंद्रक दिख रहा है। तो एक केंद्र का एक कोशिका है। तो इसमें जो अपन देख रहे हैं तो मतलब ये प्याज भी कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। इसी चाहे प्याज हो चाहे शकरकंद हो, सभी एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। और सभी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्याज बड़ी है तो जो कोशिका होगी बड़ी होगी और जिसकी प्याज छोटी है तो छोटी हुई, नहीं। सब प्याज की जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? पूरी एक समान होंगी। शकरकंद और प्याज की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका ही है। ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से मिलकर बनते हैं। अब बात आती है कि जो जितने भी जीव जंतु दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो मतलब एक कोशिका से बनते हैं, है ना, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये पेपर में बहुत आता है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बनते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय जीव माने जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, जो जैसे होते हैं फंजाई, कवक, जंतु, जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
जो कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कई कोशिकाएं बनाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एक कोश की जीव किसे कहते हैं, बहुकोषीय। ये पेपर में बहुत आता है। तो पहली बात है कोशिका की खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव किसे कहते हैं। इस दोनों पेजों में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसको देखेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। इसके बाद और स्टडी है इसमें, ये आप पढ़ लेना, ये भी पेपर में बहुत आता है कि कॉर्क की पतली काट का अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से, इसका नाम आ सकता है अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, जो रॉबर्ट हुक ने स्वयं बनाया था, स्वयं, है ना। ये भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद ल्यूमेन जो हुक थे, उन्होंने 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का क्या लगाया, पता लगाया, ठीक है। इसके बाद है फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। अपन अभी देखा था ना, प्रत्येक कोशिका के जो अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या था, केंद्रक था। तो ये पता किसने लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। ये भी बच्चों पेपर में बहुत आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ का नाम जीव द्रव्य दिया, और दो जीव वैज्ञानिक थे, एम स्लीडर और टी स्वान। 1838-1839 कोश का सिद्धांत के विषय में इन्होंने बताया। इस सिद्धांत के अनुसार हमें पता चला कि सभी पौधे और जंतु जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं, और ये जीवन की मूलभूत इकाई है। और विर्चो ने फिर बाद में, उसके बाद विर्चो ने 1855 में कोश का सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। तो और फिर उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना हमारा संभव हो सका। कब हुआ, 1940 में। पहले सूक्ष्मदर्शी था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले अभी स्वयं निर्मित, मतलब रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित से, मतलब खुद का बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी। फिर उसके बाद अपने, उसके बाद कहीं कहीं जाकर 1940 में इलेक्ट्रॉन जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसके बाद हमने कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे अपने मानव शरीर में कोशिका कई प्रकार की होती है। तो बच्चों ये प्रश्न आ सकता है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की। एक चिकनी पेश की रुधिर कोशिका है, ये अपनी ये तंत्रिका कोशिका है, ये वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु जो कोशिका जो मेल में होता है, मेल बॉयज जिसमें स्पर्म, ये भी एक कोशिका है। फीमेल में ओवम होता है, ये भी एक तरह की एक कोशिका है। तो ये भी बहुत आता है पेपर में। तो प्रत्येक कोशिका का अपना अपना एक कार्य होता है। कोशिका की जो आकृति और आकार होते हैं विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या करता है, अपना आकार बदलता रहता है, और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। तंत्रिका कोशिका जो होती सूक्ष्म नाव को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जो जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं सभी में मूलभूत कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का क्या होता है, गुण होता है। बहुकोश की जो जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में होता है। मनुष्यों में शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय जो होता है रुधिर का कार्य, रुधिर पंप का कार्य करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। तो इस प्रकार जो अपने शरीर में विभिन्न कोशिकाओं से जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं अंग, जैसे हाथ पैर हृदय अपना आमाशय, अलग अलग कार्य करते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक कोशिकाओं में जो कोशिका है इसके अंदर भी कई अंग होते हैं, कई कोशिकांग होते हैं, है ना, विशिष्ट कर, ये भी अपना कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, है ना। प्रत्येक कोशिका के अंदर भी कई विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। तो ये पेपर में बहुत आता है। एक कोशिका है, इसके अंदर कई विशिष्ट घटक होते हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, जिन्हें अपन कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ठीक है। इसके अलावा कोशिकांग के कारण ही कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग भी मिलकर एक मूलभूत इकाई, मतलब इकाई बनाते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है, जैसे अपना जो शरीर है ना, शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है। अब कोशिका किससे मिलकर बनती है, तो कोशिका में भी कई घटक, विशिष्ट घटक होते हैं जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में पर आगे पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जो कोशिकांग होता है उसके भी कई कार्य होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचना। अब अपन कोशिका के अंदर की बात करेंगे। जो अपन ने समझ लिया कि अपना शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस तरीके से कई कोशिकाएं अपने शरीर के अंदर होती है। अब जो ये जो एक कोशिका है,
ये इसके अंदर भी कई विशिष्ट घटक होते हैं। तो ये किससे बनी होती है, इसके बारे में अपन चर्चा इसमें करेंगे। तो ये अपनी जो कोशिका होती है, कोशिका के 3 गुण दिखते हैं। प्लेज्मा झिल्ली होती है, एक केंद्रक होता है, एक कोशिका द्रव होता है। ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर एक केंद्रक है और जिसके अंदर जो द्रव्य भरा है वो कोशिका द्रव है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस झिल्ली के बारे में बात करेंगे। झिल्ली क्या है, ठीक है। इसको अपन प्लेज्मा झिल्ली या क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अपनी कोशिका है, इसके अंदर ये अपना केंद्रक है, तो ये अपनी ये प्लेज्मा झिल्ली है। ये सबसे भारी परत होती है, कोशिका के भारी पर्यावरण से इसको अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली एक वर्णात्मक परागमा झिल्ली है, मतलब आराम से पदार्थों को जाने आने देती, जो जाने का अंदर का जाने का जाने देगी, जैसे बाहर निकलना है बाहर निकलती है। जैसे अपनी कोशिका के अंदर जैसे गैसें, तो गैसें जो जाती हैं विसरण के द्वारा अंदर जाती हैं। ये अपनी कोशिका है, कोशिका के अंदर अगर CO2 या O2 जो गैसें जाएंगी वो किसके द्वारा जाएंगी, विसरण के द्वारा अंदर जाती हैं। और कैसे जाती हैं इसको भी अपन पढ़ेंगे कि उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 एक अपशिष्ट है, इसका निष्कासन आवश्यक है, जो कोशिका में एकत्रित हो गया तो इसकी सांद्रता कैसी होती, बढ़ जाती है। और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम है। तो कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर है, तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के द्वारा कोशिका में CO2 बाहर निकले। इस बात को समझते, जैसे अपनी ये कोशिका है, ठीक है, ये अपनी कोशिका है। अब इसके अंदर जो CO2 है ये बहुत अधिक मात्रा में है ना, और बाहर जो CO2 है वो बहुत कम मात्रा में। तो क्या होगा, विसरण के द्वारा जो कोशिका के अंदर जो ज़्यादा CO2 है वो कैसी हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। किसके जरिए, विसरण के द्वारा। आपको बात समझ में, कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बहुत अधिक है और बाहर CO2 की मात्रा बहुत कम है। तो विसरण का नियम है कि जो गैस का जो आदान प्रदान होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो जब अंदर ज़्यादा होगी तो अंदर की CO2 बाहर निकलेगी। किसके जरिए निकलेगी, विसरण के द्वारा। उसी प्रकार परासरण के द्वारा भी क्या निकलते हैं, जलीय पदार्थ निकलते हैं। परासरण के द्वारा जल के अणु निकलते हैं। अगर अंदर सांद्रता अधिक है तो अंदर से जल के अणु बाहर की ओर निकलेंगे। वो किसके द्वारा निकलेंगे, परासरण के द्वारा। विसरण और विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और परासरण के द्वारा जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है। ये भी उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर आते हैं। ये 3 प्रकार की घटना होती है, इसको अपन पढ़ेंगे। यदि किसी कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में शक्कर के जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम, जल की मात्रा में ज़्यादा रखा जाता है तो क्या होता है, आपने जैसे किशमिश को अगर आप डालो पानी में तो क्या फूल जाती है। फूल जाती है क्यों, क्योंकि उसके अंदर की जो सांद्रता कम है और बाहर की सांद्रता अधिक है। तो बाहर की सांद्रता अधिक होगी तो बाहर की सांद्रता से अंदर की तरफ वो जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं अल्पराशरण दाबी विलयन। इसमें क्या होगा, कोशिका फूल जाती है। कोशिका अल्पराशरण में क्या होता है, कोशिका अपनी कैसी होती है, फूलने लगती है, क्योंकि जल जो है अंदर जाने लगता है। जिस तरीके से अगर जब अंदर कम है सांद्रता है ना और बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की हो जाएगा, तो एक कोशिका कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। इसे बोलेंगे अल्पराशरण विधि। ठीक है, अगर एक ऐसा होता है कि अपनी कोशिका है, अंदर भी सांद्रता और बाहर की सांद्रता कैसी है, बराबर है, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे विलयन को हम कहेंगे समपराशरी विलयन कहेंगे, है ना। फिर तीसरा है, तीसरे में क्या होता है कि बाहर की सांद्रता कैसी है, अंदर की सांद्रता कम है, बाहर की सांद्रता अधिक है, अंदर की सांद्रता तो जल प्राशन के द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। मतलब जल की जब सांद्रता, कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक है और बाहर कम है, तो जब तो बाहर निकल जाए तो कोशिका कैसी हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। इससे बोलेंगे अति प्रासरण दाबी। अति प्रासरण दाबी मतलब कोशिका अपनी कैसी हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। तो ये 3 तरह की विधि हैं जिसमें अपन ने समझा। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो गति होती है प्रासरण या विसरण वो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अगर अंदर की सांद्रता अधिक है, बाहर की कम है, तो अपनी कोशिका कैसी, सुकड़ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे अति प्रासरण दाबी। अगर बाहर की अधिक है, अंदर की कम है, तो कोशिका अपनी फूल जाएगी, उसे अल्प प्रासरण दाबी कहेंगे। अगर अंदर और बाहर दोनों कैसी हो, बराबर है, तो उसे समपराशरी विलयन
कहेंगे। तो जो इस प्रकार अपन ने समझा, जो झिल्ली है, जो झिल्ली है कोशिका की, ये वर्णनात्मक पराक्रम का काम करती है। जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसी ये झिल्ली अपना काम करती है। फिर नेक्स्ट अपन इसी झिल्ली के बारे में भी और पढ़ेंगे। इस किसमिस का बताया है कि अपन डालते तो फूल जाती है, तो वो उसी का उदाहरण है। तो अपन ने पढ़ा जो झिल्ली है विसरण के द्वारा, कोशिका के जीवन में विसरण के द्वारा जल और गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। कौन दिलाती? प्लेज्मा झिल्ली। कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करती है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना बाहर निकलना भी किसके द्वारा संभव है? विसरण के द्वारा संभव है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपनी जो प्लेज्मा झिल्ली होती है वो लचीली होती है। ये पेपर में आ सकता है। प्लेज्मा झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। और ये किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और वर्णनात्मक पारक में होती है। कार्य आ सकते हैं प्लेज्मा झिल्ली के। प्लेज्मा झिल्ली की जो रचना है इलेक्ट्रॉन सूत्रदर्शी से हम देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश की जीवों कोशिका के बहाव प्रमाण से अपना भोजन अन्न पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जो कोशिका झिल्ली में जो लचीलापन होता है, अपन ने पढ़ा ना, ये कोशिका झिल्ली ये कैसी होती है? लचीलापन होता है, जिसके कारण ये अन्न पदार्थ को ग्रहण करने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जो अमीबा होता है, अमीबा का जो आकार है दिन प्रतिदिन कैसा होता है? बदलता रहता है। आपने देखा होगा अमीबा का आकार बदलता रहता है। किसके कारण बदलता रहता है? इसी प्लेज्मा झिल्ली के ही कारण बदलता रहता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। जिससे इसकी जो प्लेज्मा झिल्ली होती है ना, पादाब चाहे ऐसा आकार बना लेता है। ठीक है, तो अब बच्चों इस जो पार्ट 1 में यहीं तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करूँगी जो पेपर में आते हैं, तो आप कृपा करके अच्छे से समझना। जो भी समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको मेरे चैनल वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।